तो आज पढ़ेंगे हम संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में सीएजी को पढ़ेंगे। अब सीएजी कौन होता है? तो सीएजी को कहते हैं नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। ठीक है, अब सीएजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सीएजी के बारे में आपको याद रखना है, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो संविधान के आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है। अभी करंट में सीएजी कौन है? तो करंट में सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखना है। तो अभी करंट में जो सीएजी है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अभी करंट में गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये याद रखना। सीएजी का काम क्या होता है? तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अकाउंटिंग की संपरीक्षा करता है, ये याद रखना है। तो मतलब केंद्र सरकार के जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं या इनकम होती है, उसका पूरा का पूरा डेटा किसके पास रहता है या किसको पता रहता है कि कहां से कितना पैसा आया है, कहां पर कितना पैसा गया है, तो ये उसका संपरीक्षा करने का काम करता है सीएजी। ठीक है, तो अपन अभी सिस्टमेटिक पढ़ते हैं सीएजी के बारे में। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सीएजी के बारे में। तो भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक इसे कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के पद की व्यवस्था की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, कई बार एमपीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 148 है इसमें सीएजी के पद की व्यवस्था की गई है, ये आपको याद रखना है। दूसरा दे रखा है कि सीएजी की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाती है। तो हमने पढ़ा था संविधान के आर्टिकल 53 के 3 के अनुसार कि प्रधानमंत्री 3 प्रकार की नियुक्ति करता है, जिसमें अपन सेकेंडरी टाइप में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, पर पद मुक्ति संसद के द्वारा संभव है। तो जो सीएजी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की जो नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर या फिर मंत्री परिषद की परामर्श पर की जाती है। अब कौन करता है? तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है, पर किसके परामर्श पर करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। कितने साल के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए इसे नियुक्त किया जाता है और इससे पूर्व 65 वर्ष पूरे होने पर भी अपने पद पर नहीं रहेगा। तो आइदर 6 ईयर या 6 ईयर या 65, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो इसकी एज लिमिट रहती है। तो सीएजी की जो एज लिमिट है वो आपको याद रखना है 6 ईयर या 65 ईयर। मतलब कोई व्यक्ति 65 साल का पहले अगर हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट देना होगा, या फिर उसका कार्यकाल 6 साल पहले पूरा हो जाएगा तो फिर 6 साल के बाद भी अपने पद से हट सकता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों में से जो पहला पूरा हो जाएगा या तो 6 साल या फिर 65 साल। दूसरा है कि इसके अलावा भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने वाली पद्धति से इसे भी हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कार्यकाल पूरा नहीं होता है उसके पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो सीएजी होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो सीएजी अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को, ये याद रखना है। अब सीएजी को भी अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे अपन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उसे हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस पद्धति से हटाया जाता है उसी पद्धति से सीएजी को भी हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि सीएजी को कैसे हटाया जाता है। तो मैंने कहा था कि सीएजी को लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य दोनों में से कोई भी सदस्य इसको हटा सकते, पर अगर लोकसभा के सदस्य से हटाना चाहते तो लोकसभा के मामले में आपको याद रखना 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य। तो लोकसभा के मामले में 100 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र सौंपेंगे और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य हस्ताक्षर करा हुआ पत्र राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे, जिसको सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर अस्वीकार करते हैं तो फिर तो हटने का कोई चांस नहीं होता है, पर अगर इसे स्वीकार करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति
एक 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं। अब उस 3 सदस्यीय समिति में गठित कौन होता है, तो 3 सदस्यीय समिति में चुने जाते हैं। पहला तो चुना जाता है एक तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा व्यक्ति हो सकता है या पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मान लीजिएगा, और दूसरा होता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, एक होता है प्रख्यात न्यायविद। प्रख्यात न्यायविद, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों मिलकर एक समिति को गठित करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो सभापति, वो एक 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं। तो एक तो चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और एक जो 25 हाई कोर्ट है उनमें से एक न्यायाधीश चुना जाता है, और एक भारत का कोई भी प्रख्यात न्यायविद जो राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात न्यायविद हो, उनको चुना जा सकता है। अब ये 3 सदस्यीय समिति संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच करती है, और फिर भी संबंधित व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा अपने बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करती है, और प्रस्ताव को पारित होने के बाद में, प्रस्ताव के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, और उसके बाद जो आपका सीएजी है वो अपने पद पर नहीं रहेगा। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया कि अगर लोकसभा से हटाना चाहते हैं तो 100 लोगों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपना है, और राज्यसभा से हटाना है तो 50 सदस्यों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र राज्यसभा के सभापति को सौंपना है। या तो वो दोनों स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर वो इसे स्वीकार करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक 3 सदस्यीय समिति गठित करेंगे। उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या तो अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग रहती है, पर हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो उन 25 हाई कोर्ट में से किसी एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के 33+1 में से किसी एक न्यायाधीश को यहां से चुनेगा, और एक प्रख्यात न्यायविद चुना जाएगा। अब ये तीनों मिलकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच करेंगे। फिर भी अगर संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो लोकसभा राज्यसभा से इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, और राष्ट्रपति के ऐसे आदेश के बाद संबंधित व्यक्ति मतलब सीएजी अपने पद पर नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब मैंने आपको बताया कि सीएजी की नियुक्ति संबंधी योग्यता क्या होती है। तो सीएजी की नियुक्ति संबंधी योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वो कौन सा व्यक्ति होता है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। तो वो आपको याद रखना कि वो होता है सीएजी, ठीक है। अब सीएजी की नियुक्ति संबंधी योग्यता कौन डिसाइड करता है, तो ये भी याद रखना है, संसद। कौन डिसाइड करेगा, संसद, ठीक है। तो ये सीएजी की नियुक्ति संबंधी योग्यता हो गई। अब हमने अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के आर्टिकल 148 में क्या है, तो हमने 148 के अंतर्गत पढ़ा सीएजी के पद का वर्णन। अब हम पढ़ेंगे सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। तो आर्टिकल 148 में पिछली बार पीएससी में भी पूछा गया था कि आर्टिकल 149 में जो दे रखा है, तो 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। अब 149 को देखते हैं अपन कि सीएजी के कार्य क्या है, क्या क्या पावर है सीएजी के। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, केंद्र व राज्य की समस्त वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए वह निम्न कार्यों का संपादन करता है। मतलब केंद्र व राज्य की वित्तीय प्रणाली को कंट्रोल कौन करता है, तो केंद्र व राज्य की वित्तीय प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए काम करता है आपका सीएजी। अब वो इसके लिए क्या क्या काम करता है, तो पहला पॉइंट पे आते हैं, संचित निधि व आकस्मिक निधि से किए जाने वाले व्यय की समपरीक्षा करता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो निधियां होती है, 2 प्रकार की निधि होती है। एक होती है आपकी संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि होती है, एक होती है आकस्मिक निधि, ठीक है। ये संविधान के आर्टिकल 267 में दे रखी है, सॉरी ये 266 में दे रखी है, और ये दे रखी है आपकी 267 में, ये आपको याद रखना। तो ये आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है,
और 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन है। अब संचित निधि क्या होती है, तो केंद्र सरकार भी अपनी संचित निधि रखती है और राज्य सरकार भी अपनी संचित निधि रखती है। संचित निधि का मतलब होता है कि जब केंद्र सरकार को जो पता रहता है कि केंद्र सरकार अपने खर्चे कहाँ कहाँ पे करती है, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सैलरी देना, सांसदों की सैलरी देना, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देना, तो ये जो खर्च होता है केंद्र सरकार को ऑलरेडी पता रहता है और ये हर महीने होने वाला होता है। तो ये जो खर्च देती है सरकार वो उनकी संचित निधि से दी जाती है। ये याद रखना है, सरकार की पॉकेट मनी होती है, समझ लीजिएगा। तो ये होती है आपकी संचित निधि। अब वैसे की वैसे एक आकस्मिक निधि भी होती है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है ये ऐसा खर्च होता है जिसका हमें पहले से पता नहीं होता है, आकस्मिक ये खर्च आ जाता है, तो उसको अपन कहते हैं आकस्मिक निधि। मान लीजिएगा कि जैसे कोई केंद्र सरकार है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और कोई खर्च एकदम से आ जाता है, तो ऐसे खर्च को जो देती है सरकार वो देती है आकस्मिक निधि से। समझ में आया आप लोगों को? ये जैसे मान लीजिएगा कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, वहां पे सरकार पैसे देती है, कोई राशि स्वीकृत करती है, तो वो राशि देती है सरकार अपनी आकस्मिक निधि से। तो ऐसा पैसा या ऐसी निधियां केंद्र सरकार भी रखती है और राज्य सरकार भी रखती है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि की संपरीक्षा कौन करता है, तो वो करता है आपका सीएजी। मतलब सीएजी को ये पता रहता है कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा कहां से कहां पर खर्च करा है और राज्य सरकारों ने भी कहां पर खर्चा करा है। मतलब इस व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों के बारे में पूरा पता होता है। ये होता है आपका सीएजी। तो पहला पॉइंट हम समझ गए कि संचित निधि और आकस्मिक निधि से किए जाने वाले व्यय के बारे में ब्यौरा रखता है या संपरीक्षा करता है। दूसरा है लोक उपक्रम के तथा विभिन्न विभागों के लेखाओं की संपरीक्षा भी करता है। मतलब ऐसे लोक उपक्रम समझ लीजिएगा जिनमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। मतलब सरकार के जो उपक्रम होते हैं, सरकार की कोई कंपनी होती है तो जिसमें सरकार के शेयर ज्यादा होते हैं, उनकी भी संपरीक्षा करने का काम करता है आपका सीएजी। ये आपको याद रखना। अब अगले नंबर पे आते हैं आर्टिकल 150। अब यहां दे रखा है कि 150 के बारे में अगर अपन देखें तो 150 के अनुसार है सीएजी केंद्र व राज्य के लेखा उसी प्रारूप में होंगे जिस प्रारूप में राष्ट्रपति को सीएजी परामर्श करेगा। ये आपको याद रखना। मतलब केंद्र व राज्य के लेखा उसी प्रारूप में लिखे जाएंगे जिस प्रारूप में सीएजी ने राष्ट्रपति को परामर्श किया है। मतलब ये सीएजी के प्रारूप, सीएजी के अनुसार ही लिखे जाते हैं केंद्र व राज्य के लेखा। ये आपको याद रखना है। अब अगला चलते हैं आर्टिकल 151 में। तो 151 में क्या है, तो सीएजी के प्रतिवेदन है। तो सीएजी के प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। सीएजी अपनी रिपोर्ट कहां देगा? सीएजी के बारे में आपको याद रखना है कि केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को देगा और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाएगा। कहां पे रखवाता है? संसद में। और राज्यों के मामले में राज्यपाल फिर विधानमंडल में रखवाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो सीएजी के प्रतिवेदन को अपन के कहते हैं रिपोर्ट। तो याद रखना सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखवाता है। और इधर राज्यपाल कहां रखवाएगा? विधानमंडल में। तो विधानमंडल के माध्यम से विधानमंडल को पता चलेगा, वहां पर विधानसभा में वो रिपोर्ट आती है और ऐसे कैसे केंद्र के मामले में संसद के पास रिपोर्ट आती है। तो ये आपको याद रखना आर्टिकल 151। अपन ने 4 आर्टिकल पढ़े, 148, 149, 150 और 151। 148 में अपन ने पढ़ा सीएजी के पद के बारे में वर्णन, 149 में अपन ने पढ़ा सीएजी के कार्य और 150 में पढ़ा कि राष्ट्रपति उसी प्रारूप में लेखा रखवाता है केंद्र व राज्य के जिस प्रारूप में उसे सीएजी ने परामर्श किया है। और 151 में सीएजी की रिपोर्ट है। तो ये था सीएजी के बारे में पूरा वर्णन। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत है, इससे ज्यादा बाहर आएगा भी नहीं। बस इतना आपको याद रखना है सीएजी के बारे में। ठीक है।